दोस्तों, मैं अभी हूँ शिव जी की नगरी वाराणसी में। और वाराणसी अगर किसी और चीज़ के लिए जाना जाता है तो वो है अपने घाटों के लिए, और इन्हीं घाटों में मैं अगले 24 घंटे गुजारने वाला हूँ। मुझे ना बहुत पहले से इच्छा थी कि जब भी मैं वाराणसी आऊँ तब इन घाटों को एक्सप्लोर करूँ, इन्हें देखूँ। और इसकी शुरुआत हम करेंगे अस्सी घाट से। तो चलिए शुरू करते हैं। और फिर सुबह 5 बजे मैं पहुंचता हूं अस्सी घाट, जहां पहले से ही इतने सारे लोग आरती शुरू होने का वेट कर रहे थे। अब बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो पहली बार गया था बनारस, इसलिए शायद मेरे अंदर के एक्साइटमेंट को रोक पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद कुछ ऐसे शुरू होती है बनारस की सुबह की आरती। इसके बाद कभी दूर बैठे या तो कभी पास जाके मैं आरती देखता रहा और खुशी से मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि इतने सालों से मैं बनारस आने का प्लानिंग कर रहा था और वो सपना अब जाके पूरा हुआ है। और फिर सुबह की गंगा आरती को देख दिल और दिमाग में जो शांति, जो ठहराव महसूस हुआ है, वो शब्दों में बयां करना मेरे बस की बात तो नहीं है। और शायद इसीलिए घर से निकलने के वक्त शहर बनारस का ख्याल ही सबसे पहले दिमाग में आया। और आरती के बाद होता है सनराइज, जो कितना खूबसूरत था वो आप खुद देख लीजिए। इसके बाद कुछ समय तक अस्सी घाट से सनराइज देखने के बाद मैं निकलता हूँ अगले 24 घंटों में बनारस के घाटों को एक्सप्लोर करने के जर्नी के लिए। अलग अलग घाटों से सनराइज को देखते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि कोई मुझे दिखता है ऐसे सूर्य नमस्कार करते हुए, तो कोई सूरज की पहली रोशनी में पानी में डुबकी लगा रहा था। और फिर अपने घाटों के सफ़र में आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि सामने घाटों की हालत कुछ ऐसी थी। और फिर बाकी लोगों को फॉलो करते हुए जैसे तैसे इस जगह को क्रॉस करने के बाद जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ रहा होता हूँ कि मेरी नज़र जाती है इन महिलाओं पे, जो कोई तो एक पूजा कर रहे थे, लेकिन उसके बारे में मुझे नहीं पता था। आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। सबको एक साथ एक ही जगह ऐसे पूजा करते हुए देख मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और फिर अगले कुछ टाइम तक उधर ही साइड में एक जगह खड़े होके मैं इस पूजा को अंत तक देखता हूँ। और जब एक बार पूजा खत्म होती है तो आगे चल के मैं पहुँचता हूँ तुलसी घाट। और घाट के आसपास घूमते घूमते मैं पहुँचता हूँ तुलसीदास अखाड़ा। थोड़ा बहुत सोच विचार के बाद जब मैं अंदर जाता हूँ तो सबसे पहले मुझे दिखता है कुश्ती का ही अखाड़ा, और उसके साथ कसरत करते हुए ये पहलवान, जिनमें से कुछ लोग तो प्रोफेशनल रेसलर भी थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो बस अपने बॉडी को फिट रखने के लिए हर रोज सुबह इधर आके कसरत करते हैं, फिर चाहे कोई धोती में हो या फिर कोई लंगोट में। सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए ये जज्बा सच में काबिल तारीफ है। थोड़ी देर इधर टाइम बिताने के बाद इन सबको अलविदा कह के मैं निकल पड़ता हूँ दूसरे घाटों को देखने के लिए। और अलग अलग घाट होते हुए, जैसे कि वज्रराज घाट हो या फिर जैन घाट, या फिर उसके आगे पंचकोट घाट हो या फिर प्रभु घाट, या फिर माँ आनंदमयी घाट, इन सब घाटों को होते हुए मैं पहुँचता हूँ निषाद राज घाट। और वहाँ पहुँच के मुझे घाटों के ऊपर दिखता है निषाद राज मंदिर। और फिर सीढ़ी चढ़ के जब ऊपर गया तो मंदिर के अंदर से माँ गंगा कुछ ऐसी दिख रही थी। और फिर निषाद राज भगवान का आशीर्वाद लेके मंदिर के अंदर बैठे माँ गंगा की खूबसूरती को निखार ही रहा था कि मेरी एक मुलाकात होती है इन अंकल से, जो कि इधर पास में ही रहते हैं और बड़े प्यार से मुझे मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। और फिर बातों ही बातों में जब उनको पता चला कि मैं कोलकाता से हूँ तो वो बोलते हैं कि किसी ज़माने में वो भी कोलकाता में काम करते थे, जब उनकी मंथली सैलरी थी 42 रुपये। 42 रुपीज़। अच्छा। अंकल से बात करने के बाद उनको अलविदा कह के मैं निकल जाता हूँ दूसरे घाटों को देखने। और कुछ ही देर बाद मैं पहुँचता हूँ चेत सिंह घाट में, जहाँ मुझे दिखता है ये विशाल और खूबसूरत पैलेस, जो कि बनवाया गया था 18th सेंचुरी में। पैलेस को अच्छे से देखने के बाद मैं निकलता हूँ आगे दूसरे घाटों की तरफ। और फिर शिवाला घाट और ऐसे ही 2-3 घाटों को क्रॉस करते हुए जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मुझे दिखता है एक स्वयंभू मंदिर। जी हाँ, माना यही जाता है कि इस मंदिर में हनुमान जी खुद ब खुद प्रकट हुए थे। दरवाज़ा बंद होने के कारण बाहर से ही बजरंगबली के दर्शन करके मैं अपने घाटों के इस सफ़र में बढ़ता हूँ आगे। और पहले गुलेरिया घाट और उसके बाद हनुमान घाट होके मैं पहुँचता हूँ हरिश्चंद्र घाट। और यहाँ मुझे दिखता है जीवन की एक ऐसी सच्चाई जो हमेशा हम सबको याद रखनी चाहिए, जो कि था ये। और फिर अलग अलग घाट और घाट से सटे ऐसे खूबसूरत बिल्डिंग को देखते हुए मैं पहुंचता हूं केदार घाट।
जहाँ मुझे दिखता है गौरी केदारेश्वर मंदिर। और अंदर गया तो पता चला कि यहाँ पे भगवान जी के दर्शन करना केदारनाथ में दर्शन करने के समान लाभ होता है, और मैं ये चांस छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए पूजा की सामग्री लेके मैं पहुँच जाता हूँ श्री गौरी केदारेश्वर जी के दर्शन करने। भगवान जी के दर्शन करने के बाद मैं फिर से एक बार निकल पड़ता हूँ घाटों की सैर पर। वैसे एक बात तो है, यहाँ के लोग हो या फिर यहाँ के घाट और घाट से सटे बिल्डिंग्स हो या फिर कोई दूसरी जगह हो, इन सब से आपको इस शहर के इतिहास और परंपराओं के बारे में जानने को मिलता है। मुझे भी चौसठी घाट आके ही इस घाट के इतिहास के बारे में जानने को मिला। चौसठी घाट से आगे बढ़कर मुझे दिखता है सालों पुराने बेहद ही खूबसूरत ये महल, जो आज के दिन में एक होटल है, लेकिन इसकी खूबसूरती आज भी बरकरार है। इस महल को देख के आगे बढ़ ही रहा होता हूँ कि मुझे दरभंगा घाट के पास दिखते हैं ये लोग, जहाँ बच्चे बूढ़े नौजवान हर उम्र के लोग शामिल थे और महिलाएं अपने सर के ऊपर कलश लेके घाट से नदी की तरफ आगे बढ़ रही थी। कोई अपने सर पे गीता लेके चल रहा था, तो कोई कृष्ण भगवान को इतनी खूबसूरती से सजा के अपनी गोदी में लेके जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब पूजा खत्म हुआ तो मुझे देखने को मिलता है कि कैसे हमारे संस्कृति, हमारी परंपरा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी इतने सालों से चली आ रही है। इन सब रीति रिवाजों के बाद फिर से एक बार अपने सर पे कलश रख के ये सब जाते हैं वापस, और मैं यही घाट पे बैठे लेता हूँ थोड़ा आराम, और इन भाई साहब के साथ थोड़ा टाइम बिता के फिर से अपने घाटों के इस सफ़र को करता हूँ स्टार्ट। आगे बढ़ता हूँ तो शीतला घाट से होके मैं पहुँचता हूँ मान मंदिर घाट, जहाँ ये बेहद ही खूबसूरत महल को देख के पहले जाता हूँ वाराही घाट, फिर मीर घाट, और उसके बाद ललिता घाट होके मैं पहुँचता हूँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गेट। और फिर वहाँ कुछ देर टाइम बिताने के बाद मैं जाता हूँ उस घाट पे जहाँ माना जाता है कि चिता की अग्नि कभी नहीं बुझती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मणिकर्णिका घाट की। माना जाता है कि माता पार्वती के कान के झुमके यानी मणिकर्ण यहाँ गिर गए थे, और यहीं से इस घाट का नाम है मणिकर्णिका। इधर कुछ समय बिता के जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे दिखता है ये मंदिर, जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा से भी ज़्यादा हिला हुआ है और साल के ज़्यादातर वक्त पानी के अंदर ही रहता है। रत्नेश्वर महादेव के इस मंदिर को दर्शन करने के बाद घाटों से होते हुए थोड़ा आगे ही बढ़ा था कि मुझे दिखता है ये नज़ारा, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप खुद देख लीजिए। इसके बाद जैसे ही भोसले घाट से होके पंचगंगा घाट की तरफ मैं जाता हूँ तो मुझे दिखता है गंगेश्वर महादेव का ये मंदिर, जो गंगा जी के पानी में ऑलमोस्ट डूबा हुआ था। यहाँ से निकल के मैं पहुँचता हूँ पंचगंगा घाट। माना ये जाता है कि ये जगह गंगा, यमुना, सरस्वती, दूधपाप और किरण, इन 5 नदियों का संगम स्थल है, और यहीं से इस जगह का नाम बनता है पंचगंगा। जितना सुंदर नाम उतना ही सुंदर डेकोरेशन इस घाट में देखने को मिलता है। और फिर इधर से निकलने के बाद घाटों को देखते हुए जब थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो ब्रह्मा घाट के पास मुझे दिखता है काशी धाम म्यूजियम, और अंदर जाने के बाद सबसे पहले मैं देखता हूँ 350 साल पुराने इस शिव मंदिर को, जिसके बाद मैं म्यूजियम के अलग अलग हिस्सों में जाता हूँ और अपने देश और संस्कृति के बारे में बहुत सारे अनदेखे और अनसुने चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, जो कि इस म्यूजियम में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। फिर चाहे वो राशि निर्धारण हो या फिर अमावस और पूर्णिमा के बीच चांद का पोजीशन के बारे में जानना हो, या फिर हमारे देश के हर एक वेदों के बारे में जानना हो, ये सब कुछ इस म्यूज़ियम में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। म्यूज़ियम के बारे में एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। फिर म्यूज़ियम से निकल के बनारस की इन फेमस गलियों को एक्सप्लोर कर ही रहा था कि मुझे लगता है कि क्यों ना नदी के उस पार के घाटों को भी थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए। और फिर क्या, मैं लेता हूँ एक ऑटो और सीधा चला जाता हूँ नदी के उस पार रामनगर फोर्ट। आपने भी अगर कभी रामनगर फोर्ट देखा है तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बोलना मत भूलिएगा। और जो लोग नहीं गए उनको मैं पक्का रेकमेंड करूँगा ये जगह, क्योंकि ये जगह है ही इतनी सुंदर। काशी के राजा श्री बलवंत सिंह जी ने ईयर 1750 में ये फोर्ट बनवाया था, जो आज भी अपने अंदर इतिहास को समाये खड़ा है। फोर्ट के अंदर आज भी आपको राजा रानी के कपड़े, ज्वेलरी, उस टाइम के बंदूक, तलवारें और भी बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन वीडियो लेना अलाउ नहीं था, इसलिए मैं वीडियो नहीं ले पाया। और हाँ, उस टाइम की गाड़ी और पालकी भी देखने को मिलती है। ये सब चीज़ें देखने के बाद जब मैं फोर्ट के अंदर से घाट तक गया तो घाट से फोर्ट और माँ गंगा को कितना खूबसूरत देखने को मिलता है वो आप खुद देख लीजिए।
फिर यूं ही फोर्ट के अंदर घूमते घूमते मैं पहुंच जाता हूं एक शिव मंदिर जिसे स्थापित किया था वेद व्यास जी ने। टाइम के साथ साथ किले के कुछ हिस्सों को रेनोवेट ज़रूर किया गया है, लेकिन ये देख के अच्छा लगा कि रेनोवेशन में भी पुराने दिन के आर्किटेक्चर का ध्यान रखा गया है। कुछ देर और किले के अंदर बिता के मैं निकलता हूँ बाहर और अपने ध्यान को एकदम सही दिशा में रख के मैं लेता हूँ एक ई रिक्शा जो मुझे पहुँचा देता है दशाश्वमेध घाट। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो शाम की आरती देखने के लिए भीड़ थी इतनी। एक सीट ढूंढनी पड़ेगी अभी, नहीं तो कुछ दिखाई नहीं देगा। फिर किसी तरह इस भीड़ से होके चुपचाप एक जगह में खड़ा हो जाता हूँ और आरती शुरू होने का वेट करता हूँ। कुछ देर बाद इस शंखनाद से होती है आरती की शुरू, जो कम से कम 5 मिनट चली थी। फिर अगले 1 घंटे तक वहीं पे खड़े होके मैं गंगा आरती पूरा देखता हूँ। आज से पहले ना जाने कितनी बार मैं यहाँ आके आरती देखने के बारे में बस सोचता ही था, लेकिन आज यहाँ खड़े होके आरती देखने का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था। नमः पार्वती पते और फिर जब आरती खत्म होती है तो मैं निकलता हूँ काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए। लेकिन मैं इस बार अकेले नहीं था, मेरे साथ थे पवन भाई, जिन्हें मैं घाट के सामने मिला था। फिर हम दोनों मिलके जाते हैं श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए, और फिर दर्शन के बाद मैं पवन भाई को बोलता हूँ अलविदा और निकल पड़ता हूँ अपने घाटों के सफ़र के लिए। और फिर थोड़ी देर इन सब घाटों को देखता हूँ, जिसके बाद मैं फिर से जा रहा था मणिकर्णिका घाट मशान बाबा की शयन आरती देखने के लिए। लेकिन जब मैं मणिकर्णिका की गली में था तब वहाँ का माहौल था कुछ ऐसा। अब इधर क्या हुआ वो तो बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आज का वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट में एक हार्ट ज़रूर भेजिएगा।